Okay, let's continue with the last lecture. That you were talking about BT cotton. मैम डाउट था मैम। Hmm. मैम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो एफिशिएंसी मतलब मैम मिनरल मिनरल विड्रॉइंग एफिशिएंसी इंक्रीज करती है मतलब सॉइल से। Hmm. तो मैम उसका मतलब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की वो नहीं समझ आया मैम। एफिशिएंसी इंक्रीज करना मतलब कि कम मिनरल यूज करके भी इट इज गिविंग यू द मोर प्रोडक्ट, लार्जर प्रोडक्ट। इट मे नॉट बी यूटिलाइजिंग, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन डाल दी है उसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो अब इवन इफ द प्लांट इज नॉन लेग्यूमिनस, इट कैन बी फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑन इट्स ओन, सो आई नीड नॉट ऐड नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। मैम मतलब वो मतलब एटमॉस्फेयर से भी ले लेगा अब। यस, जैसे एक लेग्यूमिनस प्लांट करता है, ऐसे एक नॉर्मल प्लांट भी कर सकता है। दैट मीन्स इट मे बी अलाउिंग द राइजोबियम टू कम एंड लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशन। ऐसे भी कर सकता है, और वी कैन डायरेक्टली ऐड द नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। तो दिस इज व्हाट विल बी आवर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके मैम। एंड मैम एक लिखा था हमने लार्वा प्यूपेट्स इन सॉइल, हम्म। लेकिन मैम एग्स तो लीफ पे ले हुए थे ना। हाँ, बट लार्वा तो प्लांट के ऊपर घूम रहा है ना, इट कैन मैम रोम अराउंड ऑन द प्लांट। तो मैम सॉइल में तो प्यूपेट हुआ ही नहीं वो, क्यों? एग, प्लांट पे है ना वो तो। दिस इज फर्टिलाइज्ड एग। इससे क्या निकला? एक लार्वा निकला। Eggs. ये लार्वा म्यूटेट एगडाइसिस करेगा, इट विल बिकम बिगर एंड बिगर। Again it will, like 4 or 5 times this will do this, and finally this will become very big, and then it has to undergo pupation. तो इसको ये every time it has to undergo ecdysis, or we call it as molting. मैम मतलब स्किन ही रिमूव करता है ना बस अपनी। हाँ, ग्रो कर जाता है। अब इसके बाद ये प्यूपेशन करता है, प्यूपा। सो दिस प्यूपल स्टेज इज इन द सॉइल। ये नीचे गिर जाएगा मिट्टी में लार्वा और प्यूपा बनाएगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम ओके मैम। है ना? दिस लार्वा विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड from the plant, or it will just move down, and there it will be lying in the form of pupa. So this is a brown color pupa, and this will be camouflaged in the soil as well as in the all those debris जो भी गिरा होगा, और उनके बीच में कहीं पे ये प्यूपा बन जाता है। कब तक? टिल द सीजन इज फेवरेबल। नेक्स्ट जब रेनी सीजन आता है, फेवरेबल सीजन, सो दिस विल बी कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉथ। ये इसमें से मॉथ निकलेगा। मैम रेनी सीजन में क्या बेनिफिट मिलता है मतलब सॉइल में वाटर भर जाता है इसलिए बाहर आता है। नहीं नहीं, फूड न्यूट्रिशन होगा ना आगे, इसको खाना तभी मिलेगा। इसका ओके मैम। मैम इनका रेनी रिप्रोडक्टिव के सीजन, एंड पे चला जाता है सॉइल में और फिर रेनी अगले सीजन में रेनी से आता है। पहले ही चला जाता है। प्रिपरेशन तो इज फॉर ऑलमोस्ट 15 days। तो फिर रेनी सीजन आया, या इसका जो भी नेक्स्ट फेवरेबल सीजन है वो आया, और ये बाहर निकलेगा, एडल्ट निकलेगा, मेट करेगा, and the female will lay the eggs and they'll die. That is how the lifespan is. So this lifespan is almost a month's lifespan होती है इनकी। एडल्ट स्टेज बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है इंसेक्ट्स की, दैट इज बेसिकली ओनली फॉर लेइंग एग्स। So even if it is an ant or a termite or whatever may be the organism, जनरली द एडल्ट जो स्टेज आ रही है वो रिप्रोडक्शन के लिए होती है। तो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ द हेलिकोवर्पा। दिस इज हेलिकोवर्पा, मैम ये और एनालिड है या। दिस इज हेमिप्टेरा, और वी कैन से दिस इज कॉटन बोलवर्म। एंड आई टोल्ड यू कि ये एक पॉलीफेगस पेस्ट है। दिस इज हेमिप्टेरा बोलते हैं इसको, नॉट हेमिप्टेरा, दिस इज लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरन्स में क्या आते हैं? लेपिडोप्टेरन्स, दिस ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इसमें आ जाती हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। ये जो PTERA है, दैट इज बेसिकली मीनिंग द विंग्स। मैम अर्थ्रोपोड है बटर, मतलब ये। they're all arthropods, insects are all arthropods. This belongs to class Insecta, order Lepidoptera. तो ये जो Lepidoptera, Hemiptera, Diptera, Ptera is for, ये जो वर्ड लगाती हूँ मैं टेरा, दिस फॉर विंग। विंग्स। तो इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो विंग्स का आ रहा है। कॉकरोच से लेकर, कॉकरोच इज बिलोंगिंग टू
कॉकरोच का क्या था? कॉकरोच का क्या था? डिप्टरन। नो नो नॉट डिप्टरा, कॉकरोच वाज, मैं भी भूल गई। तो ये सभी, इन सभी में विंग्स का डिफरेंस आता है। विंग्स का डिफरेंस मींस किसी का एक जैसे उसका कॉकरोच का ऊपर फोर विंग जो था दैट वाज लेदरी एंड द अदर विंग वाज मेम्ब्रेनस। ऐसे यहाँ पे इनके दोनों ही विंग्स आप देखोगे, दे हैव गॉट टू विंग्स, और दोनों ही विंग्स में एक ऊपर वाला फोर विंग और एक हाइंड विंग, फोर विंग और हाइंड विंग। सो दीज विल बी थिकर विद स्केल्स एंड डर्टी कलर्ड ऐसे वाले, या ब्यूटीफुली कलर्ड ऐसे वाले हो सकते हैं। सो दे आर द लेपिडोप्टेरन्स। तो लेपिडोप्टेरन्स में आएंगे बटरफ्लाइज एंड मॉथ, और इस ग्रुप का ही, इस ऑर्डर का ही ये एक पेस्ट है। इट इज अ पॉलीफेगस पेस्ट, और दिस फीड्स वेरी कंफर्टेबली ऑन ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स। वीट, मैंने आपको कल बताया था, वीट, मेज, पी, ग्राम, यू जस्ट नेम द क्रॉप एंड इट कैन फीड ऑन इट। कैबेज से लेकर, कॉलीफ्लावर से लेकर, एवरी, इवन शिमला मिर्च को भी अगर हम, मैं कहूँ, बेल पेपर से लेकर, चिली को से लेकर, टोमेटोज इट्स अ फेवरेट। तो कुछ भी हम कहेंगे, इट कैन फीड अपॉन दैट। तो इट कैन फीड अपॉन मेनी क्रॉप्स। तो ऐसा भी नहीं है कि फार्मर कैन एस्केप कि चलो इफ आई एम नॉट ग्रोइंग बीटी, इफ आई एम नॉट ग्रोइंग कॉटन, so maybe the pest will be gone forever. No, but that will be coming up for the next crop, whatever may be the next crop. You cannot escape. So that is the basic problem with this. So farmer will be buying more insecticides every time. Input will be more. So there will be more input by the farmer and less output, less or no output. And this is what we call as the treadmill. इसी को मैंने कल आपको बताया था, नाम दिया था हमने ट्रेडमिल, एंड दैट वाज लीडिंग टू फार्मर सुसाइड, फार्मर्स सुसाइड। सो एक बहुत ही टिपिकल ये सिचुएशन आ जाती है इंडियन कंडीशंस में, स्पेशली इन द विदर्भ। विदर्भ इज द, यू नो, द एरिया इन सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर का जो एरिया है जहाँ कॉटन उगाई जाती है, वहाँ पे बहुत सारे फार्मर, दैट इज ये कहे सबसे हमारा जो गरीब फार्मर है वो उस एरिया में रहता है, विदर्भ एरिया में। क्योंकि वहाँ पे कॉटन इज द मेन क्रॉप, और इसमें सबसे ज्यादा पेस्ट आता है। कॉटन में, चिली में, टोमेटो में, ग्राम में, इनमें सबसे ज्यादा पेस्ट आते हैं, और ये सारी क्रॉप उसी एरिया में उगाई जाती है। सो द फार्मर बेसिकली फिर कुछ उसके पास बचता नहीं है, उसने बहुत कर्ज लिया होता है, एंड ही जस्ट कमिट सुसाइड, नथिंग एल्स ही हैज। सो दैट इज द, एक पेस्ट के कारण एक फार्मर, एक आदमी, ह्यूमन बीइंग अगर सुसाइड करता है, दैट्स अ बिग डील। एंड दैट इज हैपनिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद से कैश क्रॉप उगानी शुरू की है, तब से ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो गया था कि ट्रेडमिल जैसा, और फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट देयर आर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड वी कैन नॉट एस्केप दिस। इस लार्वे से हम एस्केप नहीं कर पा रहे थे। यस मैम, इकोनॉमिक्स की टर्म्स में डेथ ट्रैप बोल देते हैं इसको। मतलब मैंने गलत बताया? आपने सर्च किया भी? नहीं मैम, जैसे वो आपने बताया था ना, लोन ले लेते हैं और फिर रीपे नहीं कर पाते, हम्म तो वो हम्म डेथ ट्रैप हो जाता है मैम फिर। ये हमारे मेडिकल में इसको ट्रेडमिल के नाम से ही आएगा एग्जाम में। इनफैक्ट इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड वंस, तो दे कॉल इट एज ट्रेडमिल ओनली। तो ओके, तो फिर क्या किया फार्मर, अब क्या करे? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर इन वेन, कोई फायदा नहीं हुआ उसका भी। अब मतलब फार्मर और साइंटिस्ट और रिसर्चर इतने प्रॉब्लम में थे कि दे डोंट नो हाउ टू हेल्प ईच अदर। तो क्या किया गया फिर? देन जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू गो बैक टू नेचर। सो वी हैव टू सर्च फॉर अ सॉल्यूशन इन नेचर। नेचर इज ऑलवेज द बेस्ट टीचर। तो नेचर में गए और ढूंढा कि उसका नेचर क्या करती है। सपोज दिस लार्वा इज देयर इन द फील्ड, so how does nature take care of it? So what we found was, we found that there is a bacterium called Bacillus thuringiensis. Which causes a disease in the larva. नेचर में हर एक चीज का कंट्रोल है।
तो इस लार्वे के अंदर नेचर में एक डिजीज कॉज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया. सो दिस वाज आवर की थिंग नाउ. ये बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की गई और क्या देखा गया, दिस बैक्टीरिया इज हैविंग अ प्लाज्मिड and this is its chromosomal DNA. Chromosomal DNA. तो क्या देखा गया कि ये लार्वा जब एनगल्फ कर लेता है, ये हेलिकोबार्बा का लार्वा जब इस बैक्टीरिया को, दिस इज बैक्टीरियम, इसको एनगल्फ कर लेता है, तो ये इस बैक्टीरिया के कारण उसकी डेथ हो जाती थी. तो दिस लार्वा हैज टू एनगल्फ दिस. तो क्या देखा गया कि इस लार्वे के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर देयर इज अ जीन and this gene was responsible for making CRY protein. This is crystal protein. So इसको CRY gene बोलेंगे, CRY gene, and this produces the crystal protein. And this protein was toxic. तो ये नेचर से हमने ढूंढा कि एग्जैक्टली होता क्या है. हाउ डज दिस बैक्टीरियम कॉजेस प्रॉब्लम टू द लार्वा. व्हेन एनगल्फ दिस बैक्टीरिया विल बी creating this CRY protein या crystal protein, and that will be stomach poison to the larva. This is the stomach poison. Stomach poison means जैसे ही ये engulf होगा, तो ये एक बार उसके स्टमक में जाना चाहिए लार्वे के, then only the larva will be killed. तो ये अगर हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, what we'll do, we'll be extracting this gene. अब हम इसके क्रोमोसोम से ये जीन एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको डाल देंगे सीधा प्लांट के अंदर. एक्चुअली हुआ क्या, पहले जब हमें बीटी का पता चला तो हमने इसको स्पोर के फॉर्म में यूज करना शुरू किया. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी यूज्ड इट एज अ स्पोर. मैम ये प्लाज्मिड में थी मैम जीन? कहाँ लिखी है मैंने, प्लाज्मिड में लिखी है देखो. नहीं मैम, ये तो डीएनए. मैम वैसे प्लाज्मिड में कौन सी जीन्स होती हैं? याद करो मैंने क्या लिखवाया था, प्लाज्मिड में क्या लिखवाया था मैंने. नो वाइटल जीन्स, एक्स्ट्रा हाँ. सर्कुलर डीएनए. और जीन के नाम भी लिखवाए थे. देयर वर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड एफ जीन, फर्टिलिटी जीन, ORI. ओके मैम. हर एक वाइटल जीन इसके क्रोमोसोमल डीएनए में ही होगी, एंड दैट इज वेयर आई हैव मेड द CRY जीन. ओके, तो देखें क्या बता रही थी मैं, स्टमक पॉइजन. ओके, पहले हमने फर्स्ट द स्पोर्स, द एंडोस्पोर्स बोलते हैं इसको. बैक्टीरिया के स्पोर्स को कहा जाता है एंडोस्पोर्स. एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, सपोज दिस वाज द बैक्टीरिया, ये एक थिक सेल वॉल बना के और उसके अंदर अपने क्रोमोसोमल डीएनए को स्टोर कर लेता है बस. दिस इज व्हाट वी से इज एन एंडोस्पोर. द एंडोस्पोर्स वर यूज्ड एज a pesticide. तो ये ध्यान दो कि पहले में भी कब, 90s में, टिल 90s वी वर यूजिंग द स्पोर्स, एंडोस्पोर्स. तो इस बैक्टीरिया के स्पोर्स बनाते थे हम लोग और उनको पानी में घोल के और स्प्रे कर देते थे. बट क्या देखा गया कि सपोज मैंने स्पोर्स को स्प्रे कर दिया है कहाँ, कॉटन के प्लांट के ऊपर, then the larva will not be feeding on that. वो समझदार इतना था कि वो लार्वा उस पत्ते को नहीं खाता था. एंड सपोज इट वाज द बॉल वाज अनअफेक्टेड, क्योंकि यू नो कि बॉल के अंदर देखो कैसे होता है, कॉटन की बॉल है ये, इसके ऊपर इसका ये होता है सैपल्स. तो ये सैपल के नीचे से एक होल बना के और यहाँ से घुस जाता है लार्वा. इवन इफ यू स्प्रे, अगर आपने स्प्रे ऊपर भी किया है तो द लार्वा इज सेफ इनसाइड. लार्वा तो अंदर है इसके और उसको अंदर से खा रहा है, तो द लार्वा वाज नॉट अफेक्टेड. या सपोज बारिश आ गई, आपने अभी स्प्रे किया था और बारिश आ गई, सो देन योर स्प्रे इज ऑल वॉश्ड ऑफ. वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा. सो दिस वाज ऑफ नो सिग्निफिकेंस. अगर मैं स्प्रे कर भी देती हूँ स्पोर्ट्स का, सो दैट वाज ऑफ नॉट दैट सिग्निफिकेंट. सो क्या देखा गया कि व्हाई नॉट BT जीन introduced in the plant. तो एक बहुत ही अलग तरीका ढूंढा गया, एक बहुत ही नॉवल मैकेनिज्म देखा गया कि क्यों ना हम ऐसे जीन को ही निकालें, ये जो हमारी जीन थी पीछे, दिस CRY जीन, इस जीन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें
और इसको कहाँ डाल दें हम? प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर डाल दें, प्लांट की सीड के अंदर डाल देते हैं, एंड लेट अस सी क्या होगा। तो क्या किया गया? जीन वॉज एक्सट्रैक्टेड, दिस वॉज द क्राई जीन, CRY, सी मैंने छोटा लिखा है बिकॉज जीन का नाम हमेशा स्मॉल, क्राई जीन वॉज एक्सट्रैक्टेड। फिर क्या किया गया? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in plant, cotton plant. This was added up into the zygote formed in the seed. अब क्या हुआ? If you've seen the cotton seed, इसमें क्या होगा? हमारी desired gene होगी. Suppose this carries our desired gene, and this will be expressed everywhere in the plant. Plant expresses the protein in all parts. और अब क्या होगा? Larva is killed as it feeds on plant. अब वो लार्वा प्लांट के किसी भी पार्ट पे फीड करेगा, इवन इफ इट बाइट्स फ्यू सेल्स, और वो सेल्स उसके स्टमक में चले जाएंगे, दिस प्रोटीन इज एक्टिवेटेड एंड द लार्वा इज किल्ड। इट इज सो इजी। कितना इजीली हमने ऐसा एक नया प्लांट बना मैम ये दिया। बैसिलस को क्यों नहीं किल करता पॉइजन? बताते हैं अभी। बीटी ये एक प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में आता है। ये एक्टिवेट ही तभी होगा जब अल्कलाइन मीडियम लार्वे का इंटेस्टाइन का उसको सेंस कर, वो उसको उसके सराउंडिंग में आएगा। तो इस तरीके से हमने एक नया प्लांट बनाया जिसके अंदर हमारी बीटी की जीन, क्रिस्टल प्रोटीन की जीन एक्सप्रेस हो रही थी। और अब इस कितना इजी हो जाएगा अगर मैं ऐसी कॉटन को उगाऊंगी, तो इट विल बी सो इजी दैट द हेलिकोवर्पा विल नॉट बी एबल टू फीड ऑन द क्रॉप एंड आवर क्रॉप विल बी सेव्ड। मैम ओके, इसमें ये रीजन नहीं दे सकते कि ये तो इसकी बॉडी का प्रोटीन ही है? तो क्या हो गया? बॉडी का प्रोटीन है तो भी टॉक्सिक तो है ही ना। यू नो वी आर ऑल यूनिवर्सल इन द सेल्यूलर मैकेनिज्म्स। सभी का मैकेनिज्म तो सेम है एक्सेप्ट फॉर द दिस राइबोसोम्स और सेल वॉल। अगर मैं इन दो चीजों को छोड़ दूं तो एक बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी के सेलुलर मैकेनिज्म्स बिल्कुल सेम है। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन वी आर डेवलपिंग एंटीबायोटिक। इट मैम तो हैज मे टू, बी हमारी बॉडी में भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिन हो सकता है जो हमारे लिए नहीं है, इनएक्टिव है। यस बिल्कुल हो सकता है। every cell produces defense mechanism, every cell has its own defense mechanism, every living organism। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसके पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, वट एवर में बी द टाइप, छोटा या बड़ा या इजी और डिफिकल्ट, बट एवरीबडी हैज। तो देखें यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये पीएमटी के लिए डिटेलिंग करी थी मैंने। अब आपको मैं वो लिखवाऊंगी जो आपको स्कूल एग्जाम में लिखना है, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। एक्सप्लेन बीटी कॉटन। सो व्हाट यू नीड टू राइट इज the thing that I'll give you। तो यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा, this was all only for your PMT। Let's see for your boards। तो let's start with BT cotton। एग्जाम में सिर्फ आपको यहीं से लिखना है जो भी लिखवाती हूँ मैं पॉइंट्स में। Bacillus thuringiensis, इसका नाम एक तो ध्यान रखो, स्पेलिंग भी। एग्जाम में दिस इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन। एवरी ईयर एक ऐसा टॉपिक तो होता ही है इस चैप्टर से जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड्स का। whatever may be the type of question the teacher is asking, आपको लिखना ये पूरा ही पड़ता है, इनडायरेक्टली पूछे कि डायरेक्टली पूछे। Bacillus thuringiensis produce proteins
protein crystals that kill insect larvae of Lepidoptera, लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आ जाएगा? टोबैको वॉर्म, टोबैको वॉर्म का नाम है स्पोडोप्टेरा, कॉटन बोल वॉर्म, दिस इज कॉल्ड हेलिकोवर्पा, इनमें से जीनस लिखवा रही हूँ आपको, एंड आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम एक बार देखना पड़ेगा। मैम इसमें तो सिर्फ कॉटन के बारे में नहीं बताना चाहिए हमें? क्यों? मैम बीटी कॉटन ही है क्वेश्चन तो। कोई बात नहीं, तो इंट्रोडक्शन तो दोगे या बिल्कुल ऐसे ही शुरू कर दोगे? ओके मैम। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन इवन इफ इट इज अ वन लाइन क्वेश्चन। आर्मी वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? मैम शायद एम से है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं, एनसीईआरटी में किसी का भी नहीं दिया। मैम दिए हुए हैं, दो नाम दिए हुए हैं। स्पोडोप्टेरा ही है, स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा, स्पोडोप्टेरा ओनली, स्पोडोप्टेरा स्पीशीज है ये भी। तो ये कुछ ऐसे लेपिडोप्टेरन वॉर्म्स है जिसके अगेंस्ट हम बीटी को यूज कर सकते हैं। और किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? दीज वर लेपिडोप्टेरन्स, देन वी कैन यूज देम अगेंस्ट कोलियोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स कौन कौन है? जैसे बीटल्स एंड डिप्टेरन्स आल्सो। डिप्टेरन्स कौन होते हैं? फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, इन सब के अगेंस्ट वी कैन यूज this BT. Then the protein crystal, देखो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस ऐसे भी दे देता है कि व्हाट इज बीटी, व्हाई वी यूज इट एंड अगेंस्ट व्हिच क्रॉप, अगेंस्ट व्हिच पेस्ट वी कैन यूज इट। तो देन यू नीड टू नो ऑल दिस। द प्रोटीन क्रिस्टल CRY, अगर मैं क्रिस्टल प्रोटीन बोलती हूँ तो C कैपिटल हो जाएगा, अगर मैं जीन CRY बोलती हूँ तो स्मॉल c हो जाएगा। दिस हाउ वी डिस्टिंग्विश द प्रोटीन एंड द जीन। द प्रोटीन क्रिस्टल्स आर secreted as prototoxins by the bacterium, thus itself is not affected. अलग से ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि why that poison is not affecting the bacteria itself। क्यों? इसीलिए because of it is prototoxin। वो एक प्रोटो मीन्स एक प्रिमिटिव फॉर्म है, वो एक यूजेबल फॉर्म नहीं है। देन मैम ये फरूजी पीड़ा है या पर्डा है? फ्रूजी पर्डा, पर्डा PER, ऊपर वाला होता है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। This is Helicoverpa armigera. The protein crystals are secreted as prototoxin and therefore they're not affecting the bacterium as such. मैम प्लीज Then, वेट। अच्छा, डन मैम। Parag, I'll send you this recording. Now it is activated
only when it comes in contact with the alkaline pH of intestine of larva. तो ऐसे वाले पॉइजन जो खाने के बाद इफेक्टिव होते हैं, we call them as the stomach poisons. So this is a kind of a stomach poison. So the larva has to eat it so that it is getting affected. तो जैसे लार्वे ने ये कंज्यूम किया, ऐसा कोई भी एक स्पोर भी कंज्यूम करेगा, ये बैक्टीरिया को कंज्यूम करेगा या उस प्रोटीन को कंज्यूम करेगा. So this protein will be activated in the intestine because of the high pH, alkaline pH. Intestine of larva comes in contact with the alkaline pH intestine of larva on ingestion. It is activated. और क्या होगा? The activated toxin binds to the surface of the midgut cells and create pores that cause cell swelling and lysis, and eventually death of larva. So ये भी एक नंबर का क्वेश्चन अलग से हो सकता है कि how that CRY, the crystal protein toxin kills the larva. So then you have to go for this point. तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना होगा सिर्फ. Be very careful. एग्जामिनर जो पूछता है इस पूरे पैराग्राफ में से आपको वही लिखना है. Now ये बहुत अलग अलग टाइप के कैसे लार्वे किल हो जाते हैं, because there are a specific type of toxin genes. There are specific toxin genes isolated and incorporated in crop plants, as in cotton and brinjal. Cotton, brinjal and corn. कौन कौन सी जीन होती हैं देखो, CRY1AC and CRY2AB. These two are for cotton bollworm. Then we have CRY1AB and we have this. This is for corn. Corn borer. तो अगर मुझे corn borer के against use करना है तो then I'll use the CRY1AB gene, or CRY1AC and 2AB will be used for cotton bollworm. Now this was also PMT's question. This was also board's question. What are different strains of this protein? What are different forms of this protein that are being used for different pests? तो आपको ये अलग से भी याद होना चाहिए. Every point in this topic has been PMT's and board's question. But again repeatedly ये ऐसा topic है जो repeatedly आता है. जैसे मैंने लैक ऑपेरॉन के लिए कहा था, ऐसे ही BT cotton is the most favorite topic from this chapter. Okay, so that was one topic here. 2 marks का question भी हो सकता है, explain what is BT cotton करके. So then you have to write everything. जैसे मैंने लिख दिया बिल्कुल वैसे ही points में लिख देना है आपको. Okay, करो इसे complete करो. Excuse me मैम. मैम ये कौन बोरर है ना? Corn mean मक्का. Yes मैम, बोरर. Borer, BORER. मैम ये भी worm ही होता है? लार्वे, सब लार्वा हैं ये. इनफैक्ट फार्मर का दुश्मन लार्वा ही है.
ना तो कोई एडल्ट परेशान करता है फार्मर को, ना ही कोई उसका एग या प्यूपा। इट इज ओनली द लार्वल स्टेज विच इज वोरेशियस फीडर। तो हमें किसी न किसी तरह उस लार्वे को वहां पे आने से रोकना होता है। मैम लोकस्ट का तो एडल्ट करता है अफेक्ट। हाँ, लोकस्ट का एडल्ट करता है, वो भी जब ग्रेगेरियस होता है तभी करता है ना, अदरवाइज ग्रास हॉपर इतना कुछ नहीं करता है। और मैम ये जो डिफरेंट लिखे हैं आपने, ये जीन्स के नाम है ना डिफरेंट? देखो सी को इसलिए मैंने छोटा किया है। मैम एक टोबैको की रूट्स को भी इफेक्ट करता है, वो भी एनसीईआरटी में? हाँ हाँ, सब कराऊंगी, आपको क्या लगता है मैं छोड़ दूंगी? नहीं मैम, मतलब ये वाला जो स्पोडोप्टेरा है नहीं ये नहीं तो लीव्स नहीं पे नहीं, करता होगा ना? दिस हैज नथिंग टू विद दैट टॉपिक, वो अलग टॉपिक है, उस पे भी आएंगे हम, वो भी आ रहा है। ये हो गया। यस मैम, डन। ओके, देन सी, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एग्रीकल्चर में ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है हमारा